हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम 2017 जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का, उसी का साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे। ये सेट डी है 2017 का। इससे पहले हम कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होती है उन पर बात करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपका समय बच सके। तो सबसे पहले आपको अपने जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें पेजेस देखने हैं, 48 पेज होने चाहिए। ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, मान लीजिए इसमें 48 दिए हैं तो उतने ही आपको चेक करना है कि 48 ही पेजेस होने चाहिए। अगर कम ज़्यादा हैं तो आप इन्विजिलेटर से जाकर बात कर सकते हैं। एक ये आपका जो OMR सीरियल नंबर होता है और जो बुकलेट सीरियल नंबर होता है उसको चेक करना है। ये आपका जो सीरियल नंबर होता है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, पेजों की संख्या 48 दी गई है तो 48 होना चाहिए। क्वेश्चन आपके 150 होंगे और टाइम टू एंड हाफ आवर होगा। इस पर हम बात कर चुके थे। अब देखिए, यदि किसी प्रश्न में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में भिन्नता है यानी कि वेरिएशन मिलता है तो आपका इंग्लिश मीडियम में जो प्रश्न पूछा गया है उसको ठीक माना जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ हिंदी में पढ़ा और हमने आंसर कर दिया, तो एक नज़र आप इंग्लिश पर भी ज़रूर मारें। अगर उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई देता है तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर दें। सेकंड क्वेश्चन जो बात है वो है नेगेटिव मार्किंग की। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ब्लू और ब्लैक किसी भी पेन का आप यूज़ कर सकते हो। और ये तो आपको देखना ही है कि आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर और जो AMR शीट है उसका नंबर सेम होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर भी दिखाया था। इस पर हम कल डिस्कस कर ही चुके थे। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 कैसे कैसे होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो EVS और साइकोलॉजी के साथ साथ हम हिंदी इंग्लिश पर भी अपने वीडियोस के या अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। जितना जल्दी हो सके हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, जो कि इस तरह से हैं। ये रॉबर्ट गैने हियरार्ची ऑफ लर्निंग है। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग की बात की है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 4 होते हैं वो तो बिहेवियर एस्पेक्ट्स होते हैं कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो देखकर सीखता है, सिग्नल के माध्यम से सीखता है। आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो लाइटिंग जहाँ होती है या मान लीजिए लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहा है, इस तरह से जो अट्रैक्शन के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बच्चा ध्यान देता है। ठीक है, फिर आपको हंसते हुए बच्चा हंसता है तो ये सेकंड आता है। जब बच्चा रेस्पॉन्स देना शुरू करता है, आप हंस रहे हैं तो बच्चा हंसने लगता है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो गैने ने कई बार पूछ लिया जाता है, इनके प्रकार में से कोई पूछ लिया जाएगा कि गैने द्वारा दी गई जो लर्निंग थी या टाइप्स ऑफ लर्निंग है उसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर टाइप्स भी दिए जा सकते हैं या बुक का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको बुक का नाम भी याद होना चाहिए। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसने लिखी है? गैने। ठीक है, और प्रश्न सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास 2 अलग अलग आयाम हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। देखिए, पहली बात तो हम यही समझ जाते हैं कि थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं बल्कि डेवलपमेंट चलता है ना। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, लेकिन विकास आंतरिक भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है। पॉइंट सेकंड, फिर भी यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, 3/4 को भी एक बार पढ़ लेना है।
वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, बिल्कुल। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही ग्रोथ आती है, और डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक लगातार या सतत प्रक्रिया है। तो इस तरह से डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए वो थ्रू आउट लाइफ चलती है, कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ होती है डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पॉइंट सेकंड, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, यह कथन सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नैतिक मूल्य की जब हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज़ की, तो निम्न में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार प्रश्न में नहीं पूछा जाता है और कई बार है पूछा जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप जल्दबाजी में नहीं को छोड़ जाएं और है वाला उत्तर लगा दें, या आपको दिखेगी ये तो ऑप्शन सेम सेम है, अब क्या करें, कंफ्यूज हो जाएं। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्रार्थना सभा सही, सामाजिकरण, बुद्धि और सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज़, मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए कि वैल्यूज़ प्रार्थना सभा में भी होता है। अगर आपका सोसाइटी सही है, आप प्रॉपर सोशलाइज्ड हैं, तो वहाँ पर भी आपको नैतिक मूल्य मिलते हैं, और बुद्धि का तो इसमें होता ही है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मान लो कोई सामान्य बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि बालक है, तो उसमें हम मोरल वैल्यूज़ नहीं दे सकते उसको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? देखिए हमारी जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो 3 तरह से होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और एक और होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा कैसी होती है? अनौपचारिक शिक्षा। देखिए इसमें वो ध्यान रखने की बात है, नॉट ए सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट्स, तो ये इनफॉर्मल होती है, बिल्कुल होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। एजुकेशन गिवन बाय नेबर्स, पड़ोसियों द्वारा, अनौपचारिक होती है, जो हम कहीं से भी ले लेते हैं। एजुकेशन बाय पीयर ग्रुप्स, ये भी हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो ये अनौपचारिक के होते हैं। एजुकेशन थ्रू क्लासरूम टीचिंग, तो क्लासरूम टीचिंग से जब हम लेते हैं शिक्षा, तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब इज नॉट ऑफ अफेक्टिव डोमेन? यहाँ पर भावात्मक पक्ष, ये ब्लूम थ्योरी है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 तरह से बात की गई है वहाँ पर, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन। तो स्वीकारना, आज्ञा पालन, फर्क करना या प्रभावित करना। देखिए डिफरेंशिएट, जो अफेक्टिव का होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होगा भावात्मक, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएट करना क्या आ जाएगा, आपका सेकंड में आएगा आपका इसमें, ठीक है। आज्ञा का पालन करना, प्रभावित करना, स्वीकार करना, ये सब अलग अलग होंगे, भावात्मक का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कहीं आपको अगर कन्फ्यूज़न लगता है या आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही ना होकर कोई और हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक, देखिए मोटिवेशंस 2 तरह से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल होता है कि हम बाहर से कुछ चीज़ें देखते हैं और मोटिवेट होते हैं, हम किसी दूसरे को कामयाब होते हुए देखते हैं और मोटिवेट होते हैं कि वो इस चीज़ में वो कामयाब हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। मान लीजिए आपने देखा कि आपके पीयर ग्रुप में या फ्रेंड्स सर्कल में एक, अगर बॉयज़ की बात करें तो बाइक चलानी सीख चुका है और एक को नहीं आती, गर्ल्स में भी ऐसे ही, गर्ल्स में स्कूटी एक फ्रेंड आपकी सीख चुकी है और आपको नहीं आती है और आप सीख रहे हैं, तो आप उसको देखकर मोटिवेट हो सकते हैं कि जब उसको वो चीज़ आ सकती है तो आपको क्यों नहीं।
तो इस तरह से वो आपकी बाह्य होती है। इंटरनल जब आप अंदर से सोचते हैं कि ठीक है, वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, ये एक्सटर्नल होता है। स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक, देखिए ये सब बाह्य है। स्वयं के लिए, जब हम खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम किसी से हेल्प नहीं लेते, हम खुद सोचते हैं कि हमें ये काम करना ही है, तो वो होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन। तो इस तरह से इसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड 2। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेज ऑफ लेटर चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था। देखिए कई तरह की स्टेजेस की यहाँ पर बात की गई है, तो उसमें एक आपका चाइल्डहुड स्टेज होता है। इसमें इसकी विशेषता पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। हठी हो जाते हैं, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, वीर पूजा। देखिए हीरो वर्शिप तो आपकी इसमें आती है जब आप अडल्ट से पहले जो होता है, ठीक है। सोशल टेंडेंसी, सामाजिक संकल्पना, आप थोड़े से बड़े होते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में ये शुरू हो जाता है। और सेल्फ असर्शन जो हठी होते हैं वो छोटे उसमें, तो इसमें वीर पूजा भी हो सकती है, ठीक है। उत्तर, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था की बात हुई है ना, पूर्व बाल्यावस्था की तो नहीं हुई, तो यहाँ पर वीर पूजा हो सकती है कि आप किसी हीरो को फॉलो करने लग जाते हो, किसी हीरोइन को फॉलो करने लग जाते हो। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिमस, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल है। हो सकता है कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो इंटेलिजेंट भी हो। एन इंटेलिजेंट पर्सन में नॉट बी क्रिएटिव, हो सकता है कि आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन आप में क्रिएटिविटी नहीं है। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है, तो आप क्रिएटिविटी सीख सकते हैं ना। कोई चीज़ें आपको नहीं आ रही, आप ट्रेंड हो गए, सीख कर वो हो सकते, लेकिन बुद्धिमानी तो नहीं ले सकते ना। तो इसका ये जो सेकंड पॉइंट है, एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक ना हो। देखिए यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा है, ये तो सही है कि आप बुद्धिमान है और सृजनात्मक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक दूसरे के पर्यायवाची, सिनोनिम नहीं कह सकते इसको, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। एक दूसरे के पर्यायवाची इनको नहीं कह सकते कि जो बुद्धिमान है वो क्रिएटिव ही होगा, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। देखिए माता पिता का एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, बुद्धि, नस्ल, प्लेस, तो इसमें आपके इंटेलिजेंस हो सकता है, ठीक है। बुद्धि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। आगे देखते हैं समांतर खेल। समांतर खेल होता है पैरेलल प्ले, जब हम 2 से 3, 4 बच्चों को एक साथ खेलने के लिए ना बिठाकर, ध्यान दीजिएगा, ना बिठाकर एक साथ बैठे होंगे लेकिन ग्रुप में नहीं खेलेंगे, वो अपना अपना खेलेंगे, ठीक है। अपना अपना खेलेंगे, अलग अलग खेलेंगे और एक दूसरे को दूर से देखते हुए सीखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है, अलग अलग खेलना, समूह में खेलना, ये नहीं होगा। छोटे समूह में सहभागिता, ये भी नहीं होगा। रोल प्ले, ये बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग खेलना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। व्याख्यान, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसमें रोल प्लेइंग हो सकता है कि जिसमें बच्चों के बुद्धि भी लगती है, मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर यानी कि हाथ पैर भी उसके काम करते हैं और भाव भी उसमें उसके व्यक्त होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसके लिए सही आंसर होगा।
ऑप्शन 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें सभी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे की सोसाइटी भी उसके पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है, उसकी संस्कृति। देखिए, पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ बाह्य नहीं, आंतरिक जो उसके गुण होते हैं उससे भी होता है। तो आप देखिए, अगर बाह्य की बात करें या आंतरिक की बात करें, तो आप व्यक्ति को देखकर, उसके खान पान को देखकर आप बता सकते हैं वो किस स्टेट से, किससे बिलोंग करता है ना, किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसकी संस्कृति क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा। आज हम 15 ही क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बाकी के 15 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात हुई है यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्टिविटी अप्रोच, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो कौन सी सही नहीं है? नोट कहा है प्राइमरी लेवल पर, तो लेक्चर मेथड यहाँ पर हम इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि लेक्चर एक तरह से पूरा बोरिंग चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम, तो तत्परता का क्या था आपका? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन 1 इसके लिए सही रहेगा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिसने बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, इन सब पर काम किया था। ठीक है, तो तत्परता का नियम, इन्होंने 3 नियम दिए थे, रेडीनेस, उसके अलावा 2 और थे, तो वो आप देखिए, सर्च कीजिए, या आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या थे वो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? नैतिकता किस में आती है? इड, ईगो, सुपर ईगो। सबसे पहले तो ये दिया किसने है? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, यहाँ पर इड, ईगो, सुपर ईगो की बात होती है। जब नैतिकता की स्थिति होती है तो इड, ईगो, सुपर ईगो। और नैतिकता कहाँ आती है? जब ईगो के टाइम पे। ऑप्शन सेकंड इसका सही होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से बताइए क्या सही होगा। मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए सेकंड। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 16 to 30 क्वेश्चन, यानी कि अगले 15 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कल करेंगे। थैंक यू।